नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के बीजेपी नेता प्रकाश माथुर ने जनाक्रोश यात्रा के दौरान कहा कि मैंने खूंटा गाड़ दिया तो मोदी भी नहीं हिला सकते हैं। राजस्थान बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा के दौरान नागौर के पर्वतसर में कहा कि कोई गलतफहमी मत पाल लेना, अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाले कैसी भी लिस्ट भेजें, मैं हर गाँव की एक नस जानता हूँ, ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि मैंने खूंटा गाड़ दिया तो मोदी भी नहीं हिला सकते। उन्होंने कहा कि जिस आदमी का टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका पीएम मोदी भी टिकट नहीं काट सकते हैं। बता दें, माथुर गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रभारी रहने के साथ ही राज्यसभा सांसद और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस टिप्पणी को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, मध्य प्रदेश में उमा भारती जी की ललकार के बाद अब राजस्थान के ओम माथुर जी ने भी ओंकार भर दी है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। त्रिपुरा में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक दीवा चंद्र हरंखावली ने बुधवार को विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आए बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को छोड़ने वाले 8वें विधायक हैं। हरंखावली वापस से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जा सकते हैं। राज्य विधानसभा में जाते वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार शाह उनके साथ थे और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के अवकाश पर होने के कारण उनके सचिव बीपी कर्मकार को पत्र सौंपा। 67 वर्षीय नेता 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में धलाई जिले के करमचारा इलाके से जीते थे। वो भाजपा के द्वारा उनको मंत्री न बनाए जाने के कारण नाराज बताए जा रहे थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं। उमा भारती रविवार को लोधी समाज के एक सम्मेलन में बोल रही थी। इसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन फिर भी आप अपना हित देकर वोट देना। बीजेपी के कद्दावर नेता ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, लोगों का वोट भी मांगूंगी। मैं कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, मैं तो सबको कहती हूं कि तुम भाजपा को वोट करो क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। मैं आपसे नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो, आपको अपने हित देखने हैं। हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से आप मेरी ओर से आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। उमा भारती के बयान के बाद भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने प्रतिक्रिया दी। दैनिक भास्कर के मुताबिक पाराशर ने कहा, उमा भारती हमारी पार्टी का मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने किस भावना से ये बात कही, इसे समझना होगा। उमा जी हमारी ताकत हैं, उनके भाव को समझना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से सोचे तो उमा भारती लोधी समाज की बहुत कद्दावर नेता हैं। वो भाजपा के नुकसान का कभी नहीं सोच सकती। वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि भाजपा फले फूले और देश का विकास हो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उमा भारती ने लोधी समाज से यह भी कहा कि आपका वोट बहुत है। करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें से 27 में आप जिसको चाहो जिता सकते हो। यूपी में 70 सीटें हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ दिया जाए तो 30 से 40 लोकसभा सीटों पर लोधियों का आधिपत्य है। आपको फोटो दिखा दिया जाता है उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह का। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाते, लेकिन चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। कल्याण सिंह का भी यही हाल है, उनकी फोटो भी चुनाव के समय दिखाई जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इसकी शुरुआत चंपारण से हो रही है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1-2 दिनों में सभी जिलों से बात कर कार्यक्रम तय किया जाएगा। हर जगह जो काम हुआ है उसको देखेंगे, जहां कोई समस्या होगी उसको भी देखेंगे, हर तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश की यह 14वीं यात्रा होगी। इससे पहले सारण में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अवैध शराब पीना बुरा है और राज्य में इसे पीने वालों की मौत होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार फिर यात्रा शुरू करेंगे, शराबबंदी के फायदों से लोगों को वाकिफ करेंगे। बता दें कि एक ओर नीतीश यात्रा पर निकल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी 5 जनवरी को बांका से बोधगया तक यात्रा निकाल रही है और ये पदयात्रा होगी जिसमें 17 जिलों को कवर किया जाएगा। यूपी में निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में समाजवादी पार्टी जुट गई है। इसकी तैयारी है कि वो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी। पार्टी गांव-गांव जाएगी और लोगों को बताएगी कि बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अभियान छेड़ने की बात कही है। आप भी पिछड़ों और दलितों को गोलबंद करने की कोशिश में है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है,
नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में बीजेपी सरकार द्वारा की गई हेराफेरी के खिलाफ 2 जनवरी को आप पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करेगी। सभी जिलों में होगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा, आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया, इसलिए ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराए जाएं। जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा और इसके लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को पूरा करने के उपाय करेंगे। मालूम हो कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला सुझाया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में लगभग 1 साल बाद जेल से छूट गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख की जमानत की अर्जी खारिज करने के लिए एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अनिल देशमुख का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। अनिल देशमुख 1 साल से जेल में बंद थे। अनिल देशमुख का स्वागत करने के लिए एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और दूसरे बड़े नेता आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद रहे। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अस्पताल ने बयान जारी कर कहा कि हीराबेन की हालत स्थिर है। हीराबेन को यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है। हीराबेन की उम्र 100 साल है। प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री की मां के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर से बात की और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता या महत्व खो दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रीय गठबंधन के लिए भी पैरवी की जिसमें कांग्रेस शामिल हो। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक स्टालिन ने कहा, कांग्रेस का पटरी पर लौटना भारत की जरूरत है। स्टालिन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो भाजपा की संकीर्ण राजनीति का जवाब हैं। कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में सरकार चला रहे स्टालिन ने कहा, भाई राहुल गांधी ने लोगों के बीच सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसके परिणाम में अब दिखने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिंता जाहिर करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में गृह मंत्रालय से राहुल गांधी यात्रा में शामिल लोगों और अन्य नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। चिट्ठी में कहा गया है कि 24 दिसंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में थी तो कई मौकों पर सुरक्षा में चूक हुई थी। दिल्ली पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में और राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में असफल थी, जबकि राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा दी गई है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्रियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। चिट्ठी में कहा गया है कि यात्रा का अगला पड़ाव पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य हैं, इसलिए राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को आईबी के द्वारा परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को आने से रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो कई लोगों से पूछताछ कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया और साथ ही कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी को समावेशी बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं, वंचित तबकों और बुद्धिजीवियों को हमारे साथ जोड़ना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खड़गे ने आगे कहा कि आज भारत के मूल सिद्धांतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे देश में नफरत का गड्ढा खोदा जा रहा है।
जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक सरकार को शिकायतें मिल चुकी हैं। इसके बावजूद वो एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है। इससे बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक नेता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक पुलिस को शिकायत भेजी। शिकायतों में कहा गया है कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद निंदनीय और अपमानजनक भाषण दिया था। एफआईआर करना तो दूर की बात है, शिवमोगा के एसपी जी.के. मिथुन कुमार ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को जवाब दिया कि वो व्यक्तिगत रूप से आकर शिकायत दें तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। गोखले ने आज 28 दिसंबर को ट्वीट में लिखा है, जब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है तो शिवमोगा के एसपी उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कह रहे हैं। ये दरअसल प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में हीला हवाली के अलावा कुछ नहीं है। बता दें, रविवार को शिवमोगा में कार्यक्रम में प्रज्ञा पर विवादित भाषण देने का आरोप है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से घर में सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कराकर रखने को कहा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने जा रहे हैं। बता दें, हेट स्पीच या नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है और इसका उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की बात कही गई है। हाल ही में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा स्थानीय कोर्ट ने सुनाई है। इस मामले में आजम खान जब तक इसकी अपील कर पाते, राज्य सरकार ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की सिफारिश चुनाव आयोग से कर डाली। आयोग ने सहमति देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। रामपुर से कभी न हारने वाले आजम खान को घर बैठना पड़ा। चीन समेत कई देशों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण भारत में भी इसको लेकर लगातार चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इस बीच अब कोरोना वैक्सीन की डिमांड में इजाफा होने से फ्री टीका मिलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में वैक्सीन ना होने के चलते कई सरकारी सेंटरों पर ताला लगाना पड़ा है, जबकि अहमदाबाद में 17% टीके की मांग बढ़ी है, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोवैक्सीन की सिर्फ 3 शीशियां बची हैं, जबकि कोविशील्ड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस वजह से टीकाकरण केंद्रों पर ताला लगाना पड़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कोरोना के पिछले प्रकोपों के पैटर्न का हवाला देखते हुए कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन भारत में महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जनवरी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा, पहले ये देखा गया कि कोविड-19 की नई लहर पूर्वी एशिया में आने के 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आती है। ये एक चलन रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि कहा कि संक्रमण की गंभीरता कम है। उन्होंने कहा कि अगर लहर आती भी है तो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। रेलवे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी 2 बहनों के खिलाफ सीबीआई द्वारा फिर से जांच शुरू करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देख लीजिए ये क्या हो रहा है, हम लोग साथ आ गए हैं इसलिए हो रहा है। बता दें, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कई मामले पहले से ही चल रहे हैं। चारा घोटाले में वो जेल की सजा काट रहे हैं, हालांकि अभी जमानत पर बाहर हैं। मालूम हो कि विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष को चुप कराने के लिए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। आरबीआई ने जिस रूप में डिजिटल मुद्रा को जारी किया है, उस पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मुद्रा में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई गई है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 4 भारतीय शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपए के लिए पहली पायलट परियोजना शुरू की है। इसी को लेकर तुषार अरुण गांधी ने ट्विटर पर नाराजगी जताई और तंज कसते हुए लिखा, नई शुरू की गई डिजिटल मुद्रा पर बापू की छवि को शामिल नहीं करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार को धन्यवाद। अब कृपया पेपर मनी से भी उनकी तस्वीर हटा दें। तुषार गांधी की नाराजगी तब आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का रिटेल पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हो गया है। आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी को ई रुपया या डिजिटल रुपए के रूप में भी जाना जा रहा है। रूसी नेता और पुतिन के आलोचक बताए जाने वाले पावेल एंटव की ओडिशा के एक होटल में मौत को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर इसको अप्राकृतिक मौत बताया। मनीष तिवारी ने कहा, रूसी ओलिगार्क, युद्ध के आलोचक, असामान्य होटल, सुविधाजनक खिड़की, गिरना, मौत, 2 दिन पहले सहयोगी की मौत, वही होटल, दोनों का अंतिम संस्कार भारत में हुआ, ईसाई होने के बावजूद दफनाए नहीं गए, शव रूस नहीं भेजे गए। अगर ये अप्राकृतिक नहीं है तो मैं कभी लॉ स्कूल नहीं गया। बता दें, पावेल एंटव की बीते शनिवार ओडिशा के एक होटल में मौत हो गई थी। वो दोस्तों के साथ भारत आए हुए थे। हाल ही में उन्होंने कथित रूप से यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की थी।
हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। इससे 2 दिन पहले इसी होटल में उनके साथी व्लादिमीर बेदेनोव की मौत हो गई थी। पुलिस पावेल एंटर की मौत को आत्महत्या या दुर्घटनावश छत से गिरने का मामला बता रही है। हालांकि हर एंगल से जांच करने की बात भी कही जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के फैसलों का विरोध करने के लिए अकेली लड़की भी अब विरोध प्रदर्शन करने से घबरा नहीं रही है। 18 साल की मारवा नामक छात्रा की काबुल यूनिवर्सिटी के सामने अकेले खड़े होकर प्रदर्शन करने की फोटो विश्वव्यापी वायरल है। इसी क्रम में काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो टीवी डिबेट के दौरान अपने ढेरों डिप्लोमा सर्टिफिकेट को फाड़ रहा है। बता दें, तालिबान शासकों ने 20 दिसंबर को एक तानाशाही फैसला जारी करते हुए कहा कि देश में अब लड़कियां उच्च शिक्षा की क्लास में यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा सकती। छोटी क्लास की लड़कियों की शिक्षा पर कई महीने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। तालिबान ने और भी महिला विरोधी फैसले लिए हैं, जिनका अफगानी महिलाएं विरोध कर रही हैं। छात्रा मारवा अफगानिस्तान में विरोध का नया प्रतीक है। न्यूज़ एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक मारवा ने कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना गर्व, मजबूत और शक्तिशाली महसूस किया क्योंकि मैं उनके खिलाफ खड़ी थी। मैं उनसे वो अधिकार मांग रही थी जो अल्लाह ने हमें दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।